बिहार बोर्ड 10 क्लास का जो भी आपका मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम करवा रहे हैं। जिस टाइप का एग्जाम में 14 फरवरी को मैथ के एग्जाम में जो पूछेगा उसी टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, यानी वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख दे। जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख देंगे उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी जिस संख्या पी बटा क्यू के फॉर्म में रहेगा उसको परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2.04 देते तो इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव एक के बाद कितना अंक, एक पर कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो। तो इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख दिए तो ये आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और जिस संख्या को पी बटा क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे वो संख्या कैसा संख्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या। जैसे ये देते हैं 1.5 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख देंगे उसको परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √3 का मान होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट, तो इसको कभी भी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो ये आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 2√2 बटे √2, तो देखिए 2√2 लिखे और बटा √2 लिखे तो इसमें √2 से रूट खत्म हो गया तो ऊपर में 2 बच गया, नीचे में कुछ नहीं है तो ये किस फॉर्म में आ गया, पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो ये आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर 3 में है तो ये देखिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होता है ना वो एक अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव हमेशा अपरिमेय होगा, और 2 अपरिमेय संख्या का गुणा है ना कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का मासा, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का मासा गुना a और b का लसा निम्न में किसके बराबर होगा। तो दो संख्याओं, दो धनात्मक पूर्णांक है, यह भी ध्यान रखना है कि एचसीएफ हमेशा दो धनात्मक पूर्णांकों का निकाला जाता है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b है तो इसका जो गुणनफल है ना, एक दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ a, b और गुना एलसीएम ऑफ a, b के बराबर होता है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है a और b तो इसका जो गुणनफल है ना दोनों के एचसीएफ के गुणनफल के, दोनों के एचसीएफ और दोनों के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दोनों के लसा गुना मासा के बराबर होता है। इससे जैसे तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी का एक तरीका से और निकाल सकते हैं, इसमें पूछेगा एलसीएम ऑफ ए बी बराबर क्या हो सकता है। दो संख्या, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ a और b तो इसका एलसीएम किसके बराबर होगा, तो 1 गुना b और बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा। यानी दो धनात्मक पूर्णांक a और b तो इसका गुणनफल है दोनों के एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, a गुना b बटा एचसीएफ a, b। देखिए एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम है तो एचसीएफ रोकेंगे तो एलसीएम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। एचसीएफ रोकेंगे या एलसीएम रोकेंगे तो एलसीएम बराबर a गुना b एचसीएफ ए बी हो जाएगा। ये एचसीएफ बराबर क्या चीज हो सकता है, a गुना b बटा एलसीएम ए बी हो जाएगा। या पूछ सकता है कि यानी 1 यानी एचसीएफ ए, बी और गुना एलसीएम ए, बी अब पूरा पे बटा a गुना b किसके बराबर होगा। तो देखिए a गुना b है तो इसको बटा करेगा तो नीचे में चला जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा, ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों के एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है घात एक वाले बहुपद कहलाता है। तो यानी घात एक वाला बहुपद उसको कौन सा बहुपद कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई घात एक वाला बहुपद कहलाता है तो घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना वो ax + 1 होता है। और घात एक वाले बहुपद का जो शून्यक होगा ना, घात एक वाले बहुपद का शून्यक 1 होता है। द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद में 2 शून्यक हो जाएंगे और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जिस चर पर कोई चर दिया उस पर घात 1 है तो वो आपका कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक घात वाला बहुपद कहलाएगा या रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसका शून्य 1 होता है। इसका जो आलेख होता है ना वो एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा हो जाएगा। जैसे ही पूछेगा ये इसका आलेख कैसा होगा तो ये कौन सा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है या इसको रैखिक बहुपद कहेंगे और इसमें शून्य की संख्या 1 होगा और इसका जो आलेख होगा वो कैसा आलेख होगा? तो सरल रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक मतलब होता है सबसे बड़ा। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हो गया आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहां a b c d वास्तविक संख्या होगा। तो रैखिक त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी होगा और द्विघात का हो जाएगा ax स्क्वायर bx प्लस c हो जाएगा। और रैखिक बहुपद का ax प्लस b होगा। इसका आलेख सरल रेखा होगा। इसका आलेख परवलयकार होता है। त्रिघात बहुपद का जो आलेख होता है कोई निश्चित नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4। तो आपसे पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर b/h होता है। और साइन ए बराबर क्या चीज होता है? साइन ए बराबर दिया हुआ आपका 3/4। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है? p/h होता है। कॉस थीटा बराबर b/h होता है। तो ph दिया हुआ है तो ph और b में क्या ph b में क्या रिलेशन होता है? तो b बराबर क्या चीज होता है? √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h बराबर कितना दिया हुआ आपका? 3/4। ये क्वेश्चन गलत है। 3 यहाँ पे 5 कर लेना है। 3/5 कर लीजिएगा। नहीं, क्वेश्चन सही है। 3/4 है तो h कितना दिया हुआ आपका? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और p कितना दिया हुआ है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 7। तो √7 निकला। तो पूछ रहा है कॉस ए कितना होगा? तो कॉस ए बराबर कितना होता है? b/h होता है। तो b कितना दिया हुआ आया? √7 और h कितना दिया हुआ आपका? 4 दिया हुआ। तो √7/4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। साइन ए दिया हुआ तो p/h। आपका कॉस पूछ रहा है तो आपको कॉस में b और h चाहिए तो b नहीं मालूम है तो b कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा में दिया हुआ tan किसके बराबर होता है? तो देखिए ये जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका पूरक वाला दिया हुआ है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? यानी दो कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें पूछा जितना भी ऑप्शन है पूरक कोण में, तो थीटा का पूरक क्या चीज होता है? तो थीटा का पूरक होता है 90 - थीटा। यानी जिसका पूरक पूछेगा ना, जितना भी ऑप्शन दिया वो पूरक में, तो जिसका भी ऑप्शन है तो उसका मतलब पूरक पूछेगा तो थीटा का पूरक कितना हो जाएगा? 90 - थीटा। और टाइन वाला क्या चीज हो जाता है? टाइन वाला कॉट में चल जाएगा। तो टाइन थीटा किसके बराबर होगा? कॉट 90 - थीटा। यानी थीटा का पूरक 90 - थीटा और टाइन का क्या हो जाता है? टाइन में किस में चेंज हो जाता है? कॉट में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 7वां देखते हैं। 7वां में दिया हुआ किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी को उस बिंदु का कहलाता है। तो किसी बिंदु में एक्स अक्ष की जो लंबवत दूरी रहता है ना उसको बाई नियामक कहते हैं। किसी बिंदु में एक सच की दूरी को उस बिंदु का कहलाती है। तो एक सच, तो सबसे पहले एक सच और बाई अक्ष किसको कहते हैं? यानी जो जमीन है उसके समानांतर एगो लाइन खींच दीजिएगा तो वो आपका एक सच हो जाएगा, और जो लंबवत लाइन खींच दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? बाई अक्ष हो जाएगा। और एक सच और बाई अक्ष जहां पे कटेगा ना वो आपका एक सच और बाई अक्ष जहां पे कटेगा ना उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है। तो कह रहा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो किसी बिंदु यानी कोई ये बिंदु लेते हैं तो पूछ रहा है इसका दूरी किससे? तो एक सच। तो एक सच कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो एक सच की दूरी को कौन सा नियामक कहेंगे? तो ये आप किसके बराबर है? ये बाई के बराबर ना है। तो किसी बिंदु में एक सच की दूरी जो रहेगा ना उसको बाई नियामक कहेंगे। बाई नियामक को कोटि भी कहते हैं। किसी बिंदु के एक सच की जो लंबवत दूरी हो जाएगा वो आपका
होगा, कौन सा नियामक होगा, बाई नियामक होगा। बाई नियामक को कोटि कहते हैं और एक्स नियामक को भुज कहते हैं। और एक्स अक्ष से जो बाई अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा ना वो आपका एक्स नियामक हो जाएगा। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को बाई नियामक कहेंगे और बाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स नियामक कहते हैं। एक्स नियामक को भुज कहेंगे और बाई नियामक को कोटि कहेंगे। एक्स अक्ष और बाई अक्ष जहां पे कटेगा उसे मूल बिंदु कहेंगे और मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। एक्स अक्ष और बाई अक्ष समतल को जो प्लेन होता है उसे 4 भागों में बांट देता है। इसको प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसे द्वितीय, इसे तृतीय, ये फोर्थ हो जाएगा। इसमें प्रथम चतुर्थांश 100 हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश x' हो जाएगा और ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा x' हो जाएगा। ये चतुर्थ हो जाएगा 100 किसी भी बिंदु का नियामक लिखने के लिए सबसे पहले आपको x नियामक लिखा जाता है। मूल बिंदु का इधर जो रहेगा वो धनात्मक, इधर धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। मूल बिंदु के जो उधर रहेगा वो आपका बायां साइड रहेगा तो वो ऋणात्मक, मूल बिंदु के ऊपर तो धनात्मक और मूल बिंदु के नीचे तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव होगा, दूसरा में x निगेटिव और y पॉजिटिव। डैश का मतलब निगेटिव हो गया। तृतीय चतुर्थांश में x भी निगेटिव और y भी निगेटिव होता है और चौथा क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका x पॉजिटिव और y निगेटिव हो जाएगा। ये पूछता है कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है ना तो उसका y नियामक 0 होता है और y अक्ष पर स्थित है तो उसका x नियामक 0 हो जाएगा। जैसे ये देखना है ये 3 तो x अक्ष पर स्थित है तो ये देखना है y अक्ष को किस बिंदु पर कट रहा है तो मूल बिंदु पर। तो इसका यानी x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक क्या हो जाएगा 0 और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। वृत्त का परिधि किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। और एक चक्कर में तय की गई दूरी, वृत्त एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होता है, तो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। पहिया द्वारा एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि पूछे या परिमाप पूछे तो 2 पाई आर होगा। और वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा या वृत्त का परिधि यानी व्यास के रूप में पाई डी हो जाता है, क्योंकि पाई और डी बराबर कितना होता है, 2r होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। पूछ रहा है एरिया, तो एरिया क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर और परिधि 2 पाई आर के बराबर। या पूछेगा व्यास के रूप में तो क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संचय बारंबारता वक्र को कहते हैं। तो जो संचय बारंबारता जो वक्र होता है ना उसको त्वरण कहते हैं। जो संचय बारंबारता निकालते हैं तो उसका जो वक्र बनेगा, आलेख बनेगा ना, उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण द्वारा माध्यिका का निर्धारण होता है। पूछता है कि माध्यिका का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो वो त्वरण द्वारा होता है। अब त्वरण द्वारा माध्यिका का निर्धारण होता है। और किसका किसका आलेख खींचा जाता है, तो माध्य को छोड़ करके बाकी दोनों का आलेख खींचा जाता है। बहुलक का भी आलेख होता है आयत चित्र द्वारा और माध्यक का भी आलेख होता है, लेकिन माध्य का आलेख नहीं बनता। और केंद्रीय प्रवृत्ति, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सबसे उपयुक्त माप होता है ना वो आपका माध्य होता है। और जिसका आलेख खींचा जाता है तो माध्यक का भी आलेख बनेगा। माध्यक का आलेख त्वरण द्वारा होता है और बहुलक का जो आलेख बनता है वो आयत चित्र द्वारा होता है, लेकिन माध्य का कोई आलेख नहीं बनता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप माध्य, माध्यिका और बहुलक होता है, जिसमें सबसे उपयुक्त माप होता है ना वो आपका माध्य होता है। और संचय बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। और त्वरण द्वारा किसका निर्धारण होता है, तो माध्यिका द्वारा। त्वरण द्वारा आप माध्यिका निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों में से किसे प्रकलित करने की तकनीकी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा 2 धनात्मक संख्याओं का क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमेशा 2 धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। और एचसीएफ हमेशा 2 धनात्मक संख्याओं को निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए बराबर क्या चीज होता है आपका, BQ प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए बराबर BQ प्लस आर होता है। तो और जो आपका आर का जो वैल्यू होता है ना वो 0,
लेस देन इक्वल आर और लेस देन बी होता है, यानी जो शेषफल होगा वो शेषफल 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो बी है भाजक है ना उससे हमेशा छोटा होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो जो आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन क्या हो जाएगा बी, यानी 0 भी होगा या 0 से बड़ा होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। एक क्वेश्चन है जैसे ए को हम बी से भागा दिए तो पूछेगा कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, यानी ए और बी का एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ भागा दीजिएगा तो ये आपका क्या चीज निकल जाएगा क्यू और शेषफल आर हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आर कॉमा बी, यानी कट जाएगा तो एचसीएफ बी होगा, नहीं कटेगा तो फिर आर को हम बी से भागा देंगे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी कॉमा आर हो जाएगा। जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो दिया हुआ आर बराबर 0, तो पूछेगा एचसीएफ ऑफ ए बी कितना होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है और आर बराबर 0 दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा एचसीएफ ऑफ ए बी कितना होगा, ए और बी का एचसीएफ कितना होगा। तो ए को बी से भागा दिए हैं तो शेषफल आपका 0, तो शेषफल 0 आ जाए तो एचसीएफ क्या हो जाता है बी, तो जब शेषफल 0 हो तो ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा, तो पूर्ण संख्या कहां से यानी प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लीजिएगा तो वो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4। कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो के गो हो गया 1 2 3 4 5 गो हो गया पूर्ण संख्या। कह रहा है माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है सभी का योगफल, यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4। अब बटे कुल संख्या, तो कुल कितना संख्या 1 2 3 4 5 गो है, तो बटा 5, तो 4 3 7 7 2 9 9 1 कितना हो जाएगा 10 10 बटा 5 हो जाएगा, तो कितना में कट जाएगा 2 मरते, तो माध्य कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कितना आया 2। पूर्ण संख्या याद रखना है 0 से स्टार्ट होता है। अब पूछेगा प्रथम n सम संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम n सम संख्या का माध्य n प्लस 1 हो जाएगा। प्रथम n सम संख्या का माध्य पूछेगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम n सम संख्या का माध्य, तो पूछेगा प्रथम n 10 सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो n कितना हो गया 10 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। और प्रथम n विषम संख्या का माध्य होता है n, प्रथम n सम संख्या का माध्य n प्लस 1 और प्रथम n विषम संख्या का माध्य n हो जाएगा। पूछेगा प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य कितना होगा, तो 10 से हो जाएगा। और प्रथम n 10 विषम संख्या का योगफल पूछेगा तो n स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्रथम n सम संख्या का माध्य n प्लस 1 होगा और विषम संख्या का माध्य na हो जाएगा। विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर के बराबर होता है और प्रथम n सम संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि प्रथम 20 विषम संख्या का माध्य कितना होगा, तो 20 से हो जाएगा। इसका योगफल पूछेगा प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल कितना होगा, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। प्रथम 20 सम संख्या का माध्य, तो 20 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कह रहे 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो 2 वृत्त है, तो पहला वृत्त का मान लेते हैं। 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 वृत्त है तो दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा, तो पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर। अनुपात का अर्थ होता है यानी बटा, तो इसको बटा करेगा तो 4 बटा 1, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा r1 बटे r2 का होल स्क्वायर बच जाएगा बटा 4 बटा 1। तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चीज चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन ये वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस यानी सिर्फ प्लस होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। यही दिया हुआ रहेगा त्रिज्या का अनुपात, तो पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो उसका वर्ग कर देना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कह रहा है tan थीटा बराबर √3 थीटा का मान होता है, तो tan थीटा का मान √3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है।
tan थीटा बराबर √3, तो √3 कितना डिग्री पे आता है, तो 60 डिग्री पे आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1 दिया हुआ, तो cos 60 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, -1, और cos 60 डिग्री, cos 60 हो गया 1/2 और +1 हो गया, और cos 60 डिग्री -1 है तो 1/2 -1। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे में 2 एलसीएम हो जाएगा 1, और 2 गुना 1 +2 हो जाएगा, और बटा 1 -2/2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, और कितना नीचे में -1, तो ये कितना हो जाएगा, -3, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल है, तो पूछ रहा है 1/α + 1/बीटा, तो बहुपद में दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो जब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले योगफल और इनटू के फॉर्म में लिखना है, अल्फा + बीटा वो अल्फा × बीटा लिखना है, तो पहले यहाँ पे आपको छाटना पड़ेगा ए बी सी, तो x² के साथ जो गुना रहता है ना वो a होता है, तो x² के साथ x² का गुणांक कितना है, 1, कुछ नहीं है तो आगे में, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, और x के साथ जो गुना होगा ना वो आपका b हो जाएगा, तो b बराबर 1 और c बराबर कितना दिया हुआ 1। जब इस फॉर्म में दिया हुआ अल्फा बीटा प्लस या माइनस कुछ भी पूछे तो पहले उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा के फॉर्म में लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसमें भागा देंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, अल्फा से अल्फा खत्म, तो ये बीटा और प्लस बचेगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का ये या बीटा प्लस अल्फा, तो किसके बराबर होता है, -b/a, और अल्फा × बीटा किसके बराबर होता है, c/a, तो a से a खत्म हो गया तो बचा -b/c, और b का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। b मतलब x का जो गुणांक होगा वो b हो जाएगा, और x² के साथ जो गुणांक रहेगा वो आपका a होगा, और c मतलब जिसमें x नहीं लगा हुआ वो आपका c हो जाएगा, तो -1 और c भी कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा, -1, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ एक द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल और गुणनफल, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसका मूलों का योगफल अल्फा + बीटा, तो मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है 2, और गुणनफल कितना दिया हुआ, गुणनफल यानी अल्फा × बीटा -15 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है बहुपद होगा, तो जब द्विघात बहुपद के मूल दिया हुआ है, मूलों का योगफल और गुणनफल, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा होता है, तो x² - अल्फा + बीटा यानी 2, तो कितना हो जाएगा, -2x और प्लस अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा कितना -15, तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा है, x² - 2x - 15, तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा, ये मतलब 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यानी कह रहा है बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक वृत्त है और एक वृत्त का केंद्र है, Q बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये Q हो गया, इस पर एक स्पर्श रेखा ये खींच दिया, मान लेते हैं PQ स्पर्श रेखा खींचे, केंद्र से Q की दूरी दिया हुआ है, केंद्र से Q की दूरी कितना दिया हुआ है आपका 25 सेंट, केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा है त्रिज्या कितना हो गया, तो P बिंदु कौन सा बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या चीज होती है, लंब होती है, तो 90 के सामने OQ क्या चीज हो गया, कर्ण, तो कर्ण² बराबर OQ² बराबर कर्ण² बराबर क्या हो जाएगा, अन दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो कर्ण हो गया OQ, तो OQ का वर्ग किसके बराबर होगा, OP² + PQ², तो OQ कितना दिया हुआ 25, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, और OP तो निकालना है, त्रिज्या हो गया OP, और PQ कितना है 24 का स्क्वायर 576, इसको उधर करिए तो कितना बच जाएगा 15, ये 9 हो जाएगा आपका, ये हो गया 11, तो कितना 49 बचेगा, तो बराबर OP² हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाइएगा तो √√9
49। त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस नहीं लगाना है, तो कितना है 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से हमेशा दो आसपास रेखा खींचते हैं, ये दोनों आसपास रेखा की लंबाई बराबर आया होता है। ये 24 है तो ये दूसरा आसपास रेखा खींचेंगे तो ये भी कितना होगा आपका 24 से होगा। कह रहे बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में होता है, तो माइनस कॉमा प्लस किस चतुर्थांश में होता है, तो ये आपका हो गया x अक्ष और y अक्ष, ये आपका हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। तो इसमें दोनों एक्स वाई पॉजिटिव होता है। इसमें देखिए एक्स डैश का मतलब निगेटिव हो गया, एक्स और बाई डैश, तो ये निगेटिव होता है और बाई पॉजिटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट में एक्स डैश बाई डैश, यानी एक्स भी निगेटिव और बाई भी निगेटिव, और चौथा क्वाड्रेंट में एक्स ओ बाई डैश, तो एक पॉजिटिव और बाई निगेटिव। तो एक्स निगेटिव है और बाई पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्स नियामक को भुज कहते हैं। इसमें भुज पूछेगा तो -4 हो जाएगा, और कोटि पूछेगा तो कितना हो जाएगा 3। एक्स नियामक को भुज और बाई नियामक को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष की लंबवत दूरी को बाई नियामक हो जाएगा, और बाई अक्ष का जो लंबवत दूरी होगा वो आपका एक्स नियामक होगा। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, ये तो सेम क्वेश्चन है पीछे वाला ही, तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन है पीछे वाला ही था। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद मतलब चर पर कोई भी चर है उस पर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए ये भी चर दिया हुआ है, एक्स इसमें चर है तो इस पर धनात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस रहना चाहिए, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा होना चाहिए। तो देखिए इस पर भी यानी 2 है तो ये पूरा पूर्णांक है, धनात्मक है। ये भी क्या हो गया, इस पर कुछ नहीं है तो इस पर 1 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। इसमें भी देखिए इस पर भी धनात्मक पूर्णांक, इस पर भी धनात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक है। ये इंटू हो गया, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है और +2 दिया हुआ है। इसमें देखना x + 1/x, तो इसको 1/x है तो ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो इस चर पर क्या आ गया, ऋणात्मक हो गया। बहुपद में जो चर रहता है उस पर हमेशा धनात्मक पूर्णांक रहता है। पूर्णांक मतलब पूरा धनात्मक है तो वो बहुपद होगा, नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धगोला में एक वक्र आता है, एक संपूर्ण आता है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र का सतह का क्षेत्रफल 2πr² होता है और संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पूछ रहा है संपूर्ण, तो संपूर्ण कौन हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा, और वक्र पूछेगा तो 2πr² के बराबर होगा। करे 24 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, यानी P बराबर दिया हुआ आपका 44 मीटर दिया हुआ है। अब वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर 44 हो गया। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू r हो गया बराबर 44। तो 22 दूनी 44, 2 से 2 खत्म हो गया, तो r गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा उधर 7। तो r त्रिज्या कितना आ गया आपका 7 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 की बीच की दूरी पूछ रहा है। तो 2 बिंदु की बीच की दूरी किसके बराबर होता है, x नियामक के अंतर का होल स्क्वायर। दोनों में x नियामक, तो इसमें x नियामक का अंतर करना है। तो 2, 3 और 4, 1, तो इसके अंतर, तो x नियामक कितना है 2, अंतर मतलब यानी घटाओ, फिर कितना x नियामक इसमें 4, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई नियामक के अंतर का होल स्क्वायर। तो इसमें बाई नियामक 3 दिया हुआ है और अंतर यानी घटाओ बाई नियामक कितना इसमें 1 दिया हुआ है। x नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस बाई नियामक के अंतर का होल स्क्वायर, तो इसको घटाएगा तो -2, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा +2 का स्क्वायर 4, तो √8, तो 8 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दिया हुआ किसी बिंदु की बाई अक्ष की दूरी को उस बिंदु का क्या नियामक कहते हैं। तो अभी बताए थे कि किसी बिंदु में एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरी रहेगा ना
उसको बाई नियामक कहेंगे। एक सच से लंबवत दूरी को बाई नियामक यानी कोटि हो जाएगा। तो पूछा किसी बिंदु में बाई अक्ष से दूरी, यानी बाई अक्ष आपका कौन हो गया है, आपका ये बाई अक्ष हो गया, तो इससे दूरी पूछ रहा है। तो इससे दूरी यानी बाई अक्ष से जो लंबवत दूरी रहेगा वो आपका कौन सा नियामक है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो एक बाई अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा वो कौन सा नियामक हो जाएगा, तो एक्स नियामक हो जाएगा। एक साथ से लंबवत दूरी को बाई नियामक कहेंगे और बाई अक्ष से जो दूरी रहेगा ना वो आपका एक्स नियामक। नियामक में जितना भी क्वेश्चन है वो आपका उल्टा याद रखिएगा। बाई अक्ष से दूरी रहेगा तो एक्स हो जाएगा और एक अक्ष की दूरी रहेगा बाई हो जाएगा। और एक अक्ष और बाई अक्ष जहां पे कटेगा ना उसको कहते हैं कटान बिंदु। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष से दूरी हो गया, बाई अक्ष से दूरी हो गया, जहां पे कटेगा उसको कटान बिंदु कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटेगा। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि x बराबर 2 और y बराबर ये 3 दिया हुआ है। पूछेगा इसके कटान बिंदु का नियामक कितना, तो x से दूरी 2 दिया हुआ है, y से दूरी दिया हुआ है 3, तो इसके कटान बिंदु का नियामक, तो x और h y h जहां पे कटेगा ना उसको कटान बिंदु कहेंगे। तो इसके कटान बिंदु में सबसे पहले x नियामक बोला जाता है, बाद में y नियामक बोला जाता है। तो इसके कटान बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। तो किसी बिंदु में बाई अक्ष से दूरी को कौन सा नियामक कहेंगे, एक्स नियामक कहेंगे। उल्टा याद रखना है, एक्स अक्ष से दूरी को बाई और बाई अक्ष से दूरी को एक्स नियामक को भुज और बाई नियामक को कोटि कहते हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। जैसे दो त्रिभुज यानी ए बी सी लेते हैं और एक त्रिभुज डी ई एफ लेते हैं, तो ये दोनों का जो एरिया का जो अनुपात होगा डी ई एफ संगत सब यानी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो पूछ रहा है भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 16:81। एरिया संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा और एरिया संगत ऊंचाई के वर्ग के बराबर, संगत माध्यिका के वर्ग के बराबर और संगत परिमाप के वर्ग के बराबर होता है। जैसे परिमाप का अनुपात दिया हुआ मान लीजिए 4:3 दिया हुआ, तो पूछेगा एरिया का अनुपात किसके बराबर होगा, तो एरिया हमेशा भुजा का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, माध्यिका का वर्ग और परिमाप के वर्ग के बराबर होता है। और भुजा, ऊंचाई और माध्यिका और परिमाप का अनुपात इक्वल होता है। एरिया हमेशा भुजा के वर्ग के बराबर होगा। इसमें कह रहा है किसी द्विघात समीकरण में विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो, यानी विवेचक है ना डी, यानी डी कह रहा है 0 से बड़ा हो, यानी डी है बड़ा, तो जो बड़ा उधर की तरफ मुंह खोलेंगे तो डी किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो डी 0 से बड़ा रहता है तो क्या चीज मूल होता है, वास्तविक और असमान होता है। वास्तविक और असमान या वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जब डी विवेचक का मान 0 के बराबर है, विवेचक शून्य हो जाए, तो इसका जो मूल होगा ना, इसका जो मूल होगा -b/2a होगा, दोनों मूल यानी इक्वल हो जाएगा। यानी जब d बराबर 0 हो तो मूल पुनरावृत्ति हो जाएगा, यानी दोनों सेम हो जाएगा। पुनरावृत्ति मतलब एक ही नंबर बार रिपीट होगा। द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे और दोनों मूल जब d 0 हो तो -b/2a -b/2 होगा, और जब d बराबर 0 होता है तो दोनों मूल कैसा मूल होगा, वास्तविक और समान मिलेगा। दोनों यानी रियल नंबर होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। और सिर्फ कहेगा मूल वास्तविक है, खाली कह दे वास्तविक है तो विवेचक होगा। सिर्फ कह दे कि वास्तविक है, तो वास्तविक किसमें होता है, यानी बड़ा में भी वास्तविक लगता है, इक्वल में भी वास्तविक रहता है। जब मूल वास्तविक है तो डी का मान क्या होगा, बड़ा में भी वास्तविक होता है, इक्वल में भी वास्तविक होता है। तो कौन सा हो जाएगा, डी > 0। जब मूल वास्तविक है तो विवेचक का वैल्यू होगा डी का मान 0 के बराबर भी और 0 से बड़ा भी होगा। कारण 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, 9 कॉमन है, तो दोनों में 9 कॉमन करेंगे तो क्या चीज बच जाएगा, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बचेगा। और sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 × 1 तो क्या चीज हो जाएगा आपका 9, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है √2 है, तो √2 कौन सा एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा।
कोई भी रूट में है उसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकल पाएगा तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही हो जाएगा। कोई भी रूट में है और उसका पूरा पूरा वर्ग निकाल जाए तो परिमेय संख्या हो जाएगा। कह रहे दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। जैसे दो परिमेय संख्या मान लेते हैं, ये 2 3 लिए, तो इसके बीच बहुत सारा अनंत परिमेय संख्या होती है। 2 हुआ तो इसमें लिख सकते हैं 2.1, लिख सकते हैं 2.01, 2.012, बहुत सारा लिख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, तो अनंत, यानी बहुत सारा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में कौन सा रैखिक बहुपद का व्यंजक है। तो रैखिक बहुपद मतलब जिस चर पर एक घात हो, तो इसमें देखना है किस पर एक घात, इसमें 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, तो ये तो सबसे पहले बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि 1/x ले जाइएगा तो ऊपर लेके जाएगा तो x के पावर -1। और बहुपद पर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ पे धनात्मक है लेकिन यहाँ पे धनात्मक नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। जिस चर पर एक घात होगा वो आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसमें रैखिक बहुपद कितना हो जाएगा, रैखिक बहुपद कौन, ये है। और रैखिक बहुपद, इसका जो आलेख होगा वो आपका सरल रेखा होगा, इसमें शून्य की संख्या 1 होगा। तीसरे क्वेश्चन है।